ये जगह आपने बुला कर लाई तो 5000 सीनियरा। ओ लॉरेंसो जेसिका, स्वागत है सीनियरा। यद्यपि मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि आपके विचार अत्यंत उदार और उदात्त हैं, बल्कि आपको पवित्र प्रेम का पूरा ज्ञान भी है। इसे आप मेरी चाटुकारिता ना समझे। अपने पति की अनुपस्थिति में भी आपने जो उदारता प्रस्तुत की है वो निश्चय ही है। किंतु यदि आपको मालूम होता कि आप जिसके प्रति इतनी करुणा दिखा रही हैं वो कितना महान है और आपके पति को उससे कितना गहरा स्नेह है, तो मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि आपको उसके प्रति करुणा दिखाने में कहीं अधिक हर्ष और गर्व होता। लॉरेंसो, मैंने कभी किसी का भला करने पर शौक नहीं किया और ना ही अब करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जो मनुष्य प्रेम के बंधन में मजबूती से बंधे होते हैं वे शक्ल, सूरत और स्वभाव में भी बहुत मिलते जुलते हैं। और यही मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि मेरे पति के प्रिय मित्र एंटोनियो भी उन्हीं के समान होंगे। लॉरेंसो, जब तक बस्सानियो लौटकर नहीं आते तुम इस घर की देखभाल करोगे। और रहा मेरा सवाल, तो मैंने ये कसम ली है कि मैं और नेइसा तब तक चिंतन और प्रार्थनाएं करेंगी जब तक बस्सानियो और ग्राशियानो लौटकर नहीं आते। हाँ नेइसा जी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम इस कर्तव्य को संभालो और परिस्थितिवश जो तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह है वो तुमसे अनुरोध करता है। मैं बहुत खुशी से ये कार्य करूंगा और आपके दयालु आज्ञा का पालन भी करूंगा। ये लीजिए। और हाँ, मैंने अपने सेवकों को आदेश भी दे दिए हैं कि वो आपको और जेसिका को स्वामी स्वामिनी के रूप में देखेंगे जब तक मैं और बस्सानियो लौट कर नहीं आती। ईश्वर करे आपका समय सुख से बीते। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस वांछा के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ जेसिका। अब हमें चलना चाहिए। जी, विदा सीनियरा, विदा। मैं तुम्हें जितना सच्चा और ईमानदार मानती हूँ, आशा करती हूँ आगे भी तुम वैसे ही रहोगे। ये पत्र लो और जितनी शीघ्र जा सको मेरे भाई बलारियो के पास चले जाओ। वे तुम्हें कुछ वस्त्र और कागज देंगे, उन्हें लेकर शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ चले आओ। और हाँ, बातों में समय नष्ट ना करना। फौरन जाओ। सिनियोरा, जितनी जल्दी जा सकूंगा जाऊंगा। नेइसा, सब हो गया? जी। ओह नेइसा, जल्दी करो। जी। हाँ सुनो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छी योजना आई है। क्या? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी चलो। बाग के दरवाजे पर गाड़ी हमारे इंतजार कर रही है। नेइसा, तुम्हें पता है ना, 30-20 मिनट की दूरी तय होनी चाहिए। क्योंकि वो पत्थर है और उसकी घृणा से मुझे कानून नहीं बचा सकता, इसलिए मैंने उसके क्रोध के सामने समर्पण करना स्वीकार कर लिया है। मैं समझ सकता हूँ। गॉड ब्लेस यू। कोई जाओ और उस यहूदी को न्यायालय में लेकर आओ। जोनी, हाजिर हो। हाजिर हो।
The court is in session. शायरा, संसार समझता है और मैं भी समझता हूँ कि तुम केवल अपने अंतिम क्षण तक अपनी निष्ठुरता का इस प्रकार प्रदर्शन कर रहे हो और अंत में करुणा और दया तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होगी और तुम्हारे घृणा प्रदर्शन से अधिक आकर्षण बन जाएगी। हमें आशा है कि न केवल तुम इस अभागे के शरीर से अपनी आधा पाउंड मांस की मांग को छोड़ दोगे, बल्कि करुणा और दया से उद्वेलित होकर एंटोनियो को दिए मूलधन में से कुछ क्षमा भी कर दोगे, क्योंकि इसमें भारी हानि सही है। एक के बाद दूसरी विपत्ति इसे दबाती चली गई। यद्यपि व्यापारियों में ये एक समय राजकुमार था, किंतु इस समय ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और अब इसकी हालत ऐसी हो गई है कि अत्यंत कठोर और हृदयहीन भी इसे देखकर पति जुटे। यहाँ तक कि हठी, तुर्क और तातर जो किसी के प्रति दया नहीं दिखाते, वे भी इसे देखकर विचलित हो सकते हैं। शायलाक, हम तुमसे सहानुभूतिपूर्ण शब्द सुनने की आशा करते हैं। माय लॉर्ड, मैं जो चाहता हूं वो आपको बता चुका हूं। अगर आप मेरी कानूनी मांग को ठुकराते हैं तो आप अपने नगर के न्याय, कानून और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों को भी ठुकराते हैं। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं बेकार के गोश्त में से आधा पाउंड क्यों ले रहा हूं, 3000 ड्यूकेट्स क्यों नहीं ले लेता। मैं इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हूं। इंसान हमेशा ही तर्क और विवेक से चीजों को पसंद नापसंद नहीं करता, बल्कि वो भावों से परिचालित होता है जो उसे नचाते हैं। कोई नहीं बता सकता कि क्यों किसी को सूअर का पुकारना बुरा लगा है, क्यों दूसरे को एक मासूम बिल्ली को देखकर पागल होने की धुन समाती है। इसी तरह मैं भी नहीं बता सकता कि एंटोनियो के प्रति मेरे दिल में इतनी नफरत क्यों है, और इसीलिए शर्तनामे के पूरे ना होने की वजह से मैं उसकी सजा मांग रहा हूं। क्या आपको इस जवाब से खुशी मिली? ये तो अपनी निर्दयता को न्याय बनाने का कोई तर्क नहीं है। मैं तुम्हें जवाब देकर संतुष्ट करने को बाध्य नहीं हूं। क्या सब मनुष्य उस तक को मार डालते हैं जिसे वे नहीं चाहते? अगर एक इंसान किसी चीज से नफरत करता है तो क्या ये उसे बर्बाद कर देना नहीं चाहता? विरोध की प्रत्येक भावना तुरंत घृणा की मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। क्या तुम एक ही सांप को अपने आप को 2 बार डस लेने दोगे? बसानियों, कृपया ये याद रखें कि आप शायलाक से तर्क कर रहे हैं। ठीक, बसानियों। एक मिनट। शायलाक, मैं तुम्हें 3000 ड्यूकेट्स की जगह 6000 ड्यूकेट्स दूंगा। नहीं, 6000 ड्यूकेट्स नहीं, तुम 36,000 ड्यूकेट्स भी दोगे तो भी मैं लेने से इनकार करूंगा। मुझे अपने शर्तनामे की सजा चाहिए और मैं कुछ नहीं चाहता। शायलाक, जब तुम स्वयं दूसरों के प्रति दयाविहीन हो तो परमात्मा से दया की मांग कैसे कर सकते हो? खुदा के किस न्याय से डरूं मैं? मैंने क्या पाप किया है? तुम में से कितनों ही ने गुलाम खरीद रखे हैं जिन्हें तुम गधों की तरह से काम में लाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें खरीदा है। अगर मैं कहूं कि तुम उन्हें आजाद कर दो, अपने उत्तराधिकारियों से उनकी शादी कर दो, क्यों तुम्हारे बोझों के नीचे उनका पसीना बहे? क्यों ना उनके भी बिस्तर तुम्हारे बिस्तरों की तरह गुदगुदे और मुलायम रहें? तुम्हारे स्वादिष्ट भोजनों से उनके भी हलक तर क्यों ना रहें? तुम कहोगे ये गुलाम हमारे, और यही मेरा भी जवाब है। मैं जो इसका आधा पाउंड गोश्त मांग रहा हूं, ये मैंने बहुत बड़ी कीमत पर खरीदा है। ये मेरा है और मैं लेकर रहूंगा। अगर आप मुझसे इनकार करते हैं तो आपके न्याय को धिक्कार है। वेनिस के कानून में असलियत नहीं, बेलागू भी नहीं होते। मैं यहाँ न्याय के लिए खड़ा हूँ। जवाब दीजिए, जो मैं मांग रहा हूँ क्या वो मुझे मिलेगा? अपने में निहित अधिकारों के अनुसार मैं इस कचहरी को बर्खास्त कर दूंगा यदि योग्य वकील बल्लारियो आज यहाँ नहीं आ जाते। मैंने उन्हें इस मामले में राय देने को बुलवाया। हुजूर, वकील साहब के कुछ पत्र लेकर पादुआ से एक दूत आया है। वो बाहर ही प्रतीक्षा कर रहा है। दूत को बाइज्जत अंदर आने दो और पत्रों को मेरे पास भेजो। निराश ना हो एंटोनियो। अरे पुरुष हो, धैर्य छोड़ते हो तो चिंता न करो। तुम्हारे रक्त की एक बूंद गिरने के पहले ही मैं इस यहूदी को अपनी हड्डी, मांस, रक्त सब सौंप दूंगा। अरे नहीं, मैं एक बीमार भेड़ की तरह हूं और मैं ही सबसे अधिक मरने के योग्य हूं। ऐसा मत कहो एंटोनियो, इधर आओ मेरे पास। नहीं बसाने नहीं, जितनी जल्दी हो सके मुझे ही मरने दो।
तुम्हारे लिए जिंदा रहना ज्यादा अच्छा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं समझ मैं सब समझता हूँ। माय लॉर्ड, तो तुम ही पादुआ से आए हो? यस माय लॉर्ड, मैं ही पादुआ से वकील बलारियो के पास जा रहा हूँ। उन्होंने आपको प्रणाम कहा और ये पत्र भी दिया। शायलक, तुम इतने मनोयोग और आतुरता से इस चाकू के कैसे कर रहे हो? इस दिवालिये से जमानत चुकाने के लिए। तुम इस पत्थर पर नहीं, अपनी आत्मा पर निर्मम यहूदी अपने चाकू को पैदा कर रहे हो। किंतु कोई भी धातु, यहाँ तक कि बधिक का परशु भी तेरी घृणा की धार की आधी तेजी भी अपने में नहीं ला सकता। अरे क्या कोई भी याचना तेरे हृदय में अपना पता नहीं बनाती? तुम सोच सको ऐसी तो मुझे कोई नजर नहीं आती। तेरा सर्वनाश हो, वो हृदयहीन कुत्ते! जो न्याय तुझे जीवित रहने का अधिकार देता है वो न्याय नहीं, वो स्वयं अन्याय है। तेरा जीवन और तेरा चरित्र देखकर मेरा विश्वास ईसाई धर्म से डिगा जाता है। बल्कि मुझे तो उस प्राचीन यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस का सिद्धांत ही ठीक लगता है बसानियों, कि मनुष्य की देह में पशुओं की आत्मा भी अपना जन्म लेती है। जब तुम शर्तनामे की मोहर नहीं हटा सकते, तुम बेकार इतना चिल्लाकर अपने कलेजे को दुखा रहे हो। नौजवान, होश में आओ। मैं यहाँ न्याय के लिए खड़ा हूँ। बैठ जाइए। बलारियों का पत्र यहाँ एक अति विद्वान वकील को हमारे न्यायालय में भेजता है। वो कहाँ? माय लॉर्ड, वे निकट ही बेसी को जानना चाहते हैं कि आप उन्हें भीतर आने की आज्ञा देंगे या नहीं। अवश्य। तब तक बलारियों का पत्र यहाँ पढ़ा जाए। श्रीमान से सविनय निवेदन है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। इस समय मैं बहुत अस्वस्थ हूँ, किंतु जिस समय आपका दूत आया है उस समय ही रोम से एक तरुण वकील मित्र मुझसे मिलने आए हुए हैं। उनका नाम बाल्थाजार है। मैंने उन्हें शायलक और व्यापारी एंटोनियो के झगड़े के बारे में बताया। हमने साथ साथ कानून की कई किताबें देखी। उन्हें मैंने अपनी राय बताई है और फिर उनकी अपनी विद्वत्ता है। उनके ज्ञान की महानता के बारे में क्या कहूँ? मेरी प्रार्थना पर वे श्रीमान के यहाँ मेरा स्थान भरने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आयु को कम समझने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि उनके सम्मान में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए। मैंने तो इतनी कम आयु में कहीं इतनी विद्वत्ता नहीं देखी। श्रीमान से निवेदन करता हूँ कि उन्हें स्वीकार करें। बलारियों का पत्र आप सभी ने सुन ही लिया और मैं समझता हूँ कि माय लॉर्ड, तो आप ही वो योग्य वकील हैं। जी माय लॉर्ड। वेलकम। मैं समझता हूँ कि आज हमें जिस झगड़े का इंसाफ करना है आप उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। जी माय लॉर्ड, मुझे पूरा मामला मालूम है। कौन है शायलक? आप शायलक हैं? ओह, हाँ, मेरा नाम शायलक है। तुम एक बहुत अस्वाभाविक मांग प्रस्तुत कर रहे हो शायलक, किंतु वो कानून के हिसाब से उचित है। अगर तुम उस पर अड़े रहते हो तो मैंने इसका कानून उसे रोक नहीं सकता। तुम इसके अधिकार में हो और ये तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, यही बात है ना? ये यही कहते हैं। क्या तुम शर्तनामे को मंजूर करते हो? करता हूँ। तब तो शायलक को ही दयावान होना पड़ेगा। मुझ पर ऐसा क्या दबाव है? जरा मैं भी तो सुनूं। ओ कमान शायलक, करुणा। करुणा एक ऐसा गुण है जिसका प्रयोग बल के द्वारा नहीं हो सकता। करुणा से महती कोई शक्ति नहीं है। सिंहासनस्थ सम्राट के राजमुकुट से वो ज्योति विकीर्ण नहीं होती जो उनकी करुणा से होती है। राजदंड तो पार्थिव शक्ति का प्रतीक है, उससे वैभव और आदर प्रदर्शित होता है, और यही पार्थिव शक्तियां उस समय दैवीय हो जाती है जब न्याय का संचालन करुणा करती है। इसलिए शायलक, न्याय भले ही तुम्हारी मांग हो, तनिक इस पर भी विचार करो। किंतु तुम ऐसे ही अड़े रहते हो तो न्याय के लिए ही खड़ा यह न्यायालय अवश्य एंटोनियो को दंडित करने को बाध्य हो जाएगा। जो कुछ मेरे कर्म हैं उनका फल मुझे ही मिले। मैं तो न्याय चाहता हूँ। मेरा शर्तनामा, मेरी शर्तें, मेरा न्याय, वही सजा, बस। क्या एंटोनियो कर्ज नहीं चुका सकता? जी हाँ, चुका सकता है। मैं न्यायालय में उसकी ओर से कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। यदि ये काफी नहीं है तो मैं दुगना देने के लिए तैयार हूँ, और यदि ऐसा ना कर सकूं तो शायलक मेरे हाथ पांव सिर सब ले ले। लेकिन यदि ये भी शायलक को मंजूर नहीं है तो ये स्पष्ट हो जाता है प्रतिहिंसा सत्य पर छा गई है। मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि मानव धर्म निभाने के लिए एक बार अपने अधिकार से कानून को बदल दे, ताकि इस
निर्दय शैतान की कुटिल कामना कभी पूर्ण नहीं है। यह नहीं हो सकता। वेनिस में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि स्थापित नियम को बदल सके। यह तो एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करने वाली बात है और एक गलती के सारे ना जाने कितनी बुराइयां राज के कार्य में घुस जाएंगी। यह नहीं हो सकता। शायद कृपया करके मुझे शर्तनामा दिखाएं। हाँ हाँ लीजिए। ये शायद तुम्हारे दिए हुए धन से 3 गुना दिया जा रहा है। फिर नहीं 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 नहीं, कसम से कहता हूँ, मैंने भी खुदा से एक कसम खाई है। क्या मैं अपनी आत्मा पर कसम तोड़ने का पाप डालूं? नहीं 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 नहीं, सारा वेनिस भी मुझे मिल जाए तब भी नहीं। तब तो फिर यह साफ कहा जा सकता है कि शर्तनामा पूरा नहीं हुआ और इसमें लिखी शर्त के मुताबिक शायद पूरी सजा देने का अख्तियार रखता है। शायद एक बार फिर सोचो, 3 गुना धन लेना और मुझे यह शर्तनामा रद्द करने की इजाजत दो। शर्तनामे में लिखी शर्त के मुताबिक शर्त पूरी हो जाने दीजिए, तब आप खुद इसे रद्द कर दीजिए। मुझे यकीन है आप एक अच्छे न्याय करता है। मैं अपनी आत्मा की कसम खाकर कहता हूँ कि कोई भी खूबसूरत तकरीर या रहमदिली की इल्तिजा मेरे फैसले को नहीं बदल सकती। मैं इसी पर जोर देता हूँ कि शर्तनामे की शर्त ही पूरी हो। मैं भी न्यायाधीश से प्रार्थना करता हूं कि अब दंड सुना दिया जाए। अंटोनियो, तब तो फिर ठीक है। उसके चाकू पे अपना सीना तैयार करो। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। शुक्रिया जनाब, आपके इस एहसान का मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। मैं जीत गया। माय लॉर्ड, जिस कानून का ऐसा सवाल के साथ ताल्लुक है वो इस सजा के बिल्कुल माकूल है और शायद एंटोनियो से पूरी तरह जुर्माना वसूल कर सकता है। इसलिए अपना सीना खोल दो। पर शायद क्या तुम्हारे पास गोश्त तोलने के लिए तराजू भी है? हाँ है भैया। शायद एक डॉक्टर को अपने खर्चे से एंटोनियो के पास खड़ा करो। कहीं ऐसा ना हो कि उसका जरूरत से ज्यादा खून बह जाने से वो मर ही जाए। लेकिन ये शर्तनामे में नहीं लिखा। हाँ, ऐसा नहीं लिखा, पर उससे क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये शर्तनामे में नहीं लिखा। ठीक है। एंटोनियो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो मौत का सामना करने को तैयार हूं। आसानियों, मेरे दोस्त, अपना हाथ दो। विदा दोस्त, विदा। इस बात का दुख न करना कि तुम्हारे कारण मुझे ऐसी परिस्थिति में पड़ना पड़ा और अंत में अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। साधारणता अन्यों से भाग्य मेरा अनुकूल नहीं रहा, जितना मुझसे। अपनी कुलीन पत्नी को मेरी शुभकामनाएं देना और इन परिस्थितियों से अवगत करवाना जिस कारण मुझे मरना पड़ रहा है, उन्हें बताना कि मेरे तुम्हारे संबंध कितने सुदृढ़ थे दोस्त। तो मुझे इस बात का शौक नहीं है कि मैं तुम्हारा ऋण चुका रहा हूं। अगर ये यहूदी मेरे हृदय से एक मांस खंड काटता है तो मैं उसे सहज भुगत दूंगा। तो तुम्हें पता है, मेरा ऐसी स्त्री के साथ विवाह हुआ है जो मुझे अपनी जिंदगी की तरह प्यारी है, किंतु स्वयं ये जीवन, मेरी पत्नी और सारा संसार किसी को भी मैं तुम्हारे जीवन से ऊपर नहीं लगता मेरे दोस्त। क्या खूब कहा है। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम्हारी पत्नी बिल्कुल प्रसन्न नहीं होगी। मेरी भी एक पत्नी है जिसे मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो स्वर्ग चली जाए और काश इस हृदय यहूदी के भीतर दैवीय शक्ति से कोई परिवर्तन ला सके। ओ ग्राशियानो, ये अच्छा है, आप अपनी स्त्री की अनुपस्थिति में ऐसी इच्छा कर रहे हैं। शुक्र मनाइए, अगर वो सुन लेती तो जरूर घर में आसमान में पर उठा लेती। अच्छा कहा
ईसाई जाति के पति जो अपनी पत्नियों को इतना सस्ता समझते हैं कि अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उनका बलिदान तक देने को तत्पर रहते हैं। मेरी भी एक बेटी है, काश उसकी शादी भी बहरा बैस के वंश में से किसी से होती, ना कि इन ईसाई से। वक्त बर्बाद हो रहा है, न्याय पूरा होने दीजिए। ठीक है एंटोनियो, माय लॉर्ड, इस सौदागर का आधा पाउंड गोश्त तुम्हारा है। न्यायालय तुम्हें देता है, कानून तुम्हें इसकी आज्ञा देता है और तुम इसकी छाती से आधा पाउंड गोश्त काट सकते हो। न्यायालय तुम्हें देता है, कानून तुम्हें इसकी आज्ञा देता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसका आधा पाउंड गोश्त मेरा है। तुम्हारा है। एंटोनियो, कुछ और भी है, लेकिन ये शर्तनामा तुम्हें खून की एक बूंद भी नहीं देता है। साफ अल्फाज में लिखा है, आधा पाउंड गोश्त। यही शर्तनामा है। अपना आधा पाउंड गोश्त काट लो, लेकिन अगर काटते वक्त तुमने इस ईसाई के खून की एक बूंद भी टपका दी तो तुम्हारी मौत है और तुम्हारे हाथ और संपत्ति वेनिस के कानून के मुताबिक वेनिस राज के हाथों जब्त हो जाएगी। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या यही कानून है आपका? जवाब दो। माय लॉर्ड, क्या यही कानून है आपका? देख रहे हो कहाँ है कानून? कहाँ है कानून? दिखाओ अभी। तुम स्वयं देख लो। तुम न्याय पर जोर देते हो तो विश्वास रखो, तुम्हें न्याय मिलेगा और जितना तुम चाहते हो उससे भी अधिक। मैं जीत गया। अब बता। तब मैं वो शर्त करता हूँ और मुझे कितना धन दे और ईसाई को जाने। ये लो धन और मारो इसके मुंह में। चलो, पीछे चलिए, पीछे चलिए। शायद को न्याय मिलेगा, उसे दंड के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। जरा देखो तो, मैं एक यहूदी मुर्गा हूँ और मैं सोने का अंडा मंगा। इसलिए गोश्त काटने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन याद रहे, खून ना बहाना, ना कम काटना ना ज्यादा, सिर्फ आधा पाउंड गोश्त। बल्कि तराजू बाल पर भी झुक गई तो तुम्हारी मौत है। मुझे मेरा मूलधन दे दो और मुझे यहाँ से जाने दो। ये रहा मूलधन। पीछे चलो आप, पीछे चलिए। माय लॉर्ड, शायद ने न्यायालय में स्वयं इनकार किया है, उसे केवल न्याय मिलेगा। शर्त पूरी करे शायद। युवाल, हाँ शायद देख रहे हो क्या हो रहा है? क्या मुझे मेरा केवल मूलधन भी वापस नहीं मिलेगा? शर्त पूरी करने के अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। शैतान की माँ, मैं यहाँ जिरह करने के लिए नहीं खड़ा रह सकता। ठहरो शायद, अभी कानून की तुम पर एक और पकड़ है। वेनिस के कानून में कहा गया है, यदि कोई विदेशी सीधे या किसी और तरीके से किसी नागरिक की जान लेने की कोशिश करता है, तो जिसके विरुद्ध वो ऐसा करता है, इसे पूरा
इसलिए फौरन अपने घुटने टेक कर ड्यूक से दया की भीख मांगो। शायद मैं तुम्हारे याचना करने से पूर्व ही तुम्हें क्षमा करता हूँ, जीवन दान देता हूँ। तुम्हारी आधी संपत्ति एंटोनियो की है और आधी इस राज्य की। यदि तुम पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हारी जायदाद जब्त न करके साधारण जुर्माना ही लगाऊंगा। आप राज का भाग छोड़ सकते हैं, एंटोनियो का नहीं। नहीं, मेरी जिंदगी भी ले लो। अरे जब सारे रुपए ही ले लोगे तो मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा होगा? जब मेरी जिंदगी का आधार ही ले लोगे तो मैं ही रहकर क्या करूंगा? बता। एंटोनियो, क्या तुम इस पर दया कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ। इसे एक फांसी का फंदा दे दूंगा लटकने के लिए। मैं ड्यूक और न्यायालय से प्रार्थना करता हूँ कि जो जुर्माना इसकी आधी जायदाद से संबंध रखता है, जिसे राज्य ले लेगा, उसे क्षमा किया जाए, बशर्ते कि वो बाकी आधी मुझे दे दे, एक ट्रस्ट के रूप में, ताकि मैं उस भाग को इसकी मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को दे सकूं जिसने इसकी पुत्री से विवाह किया है। और ये न्यायालय में वो लिखा पढ़ी पक्की कर दे जिसमें साफ साफ लिखा हो कि इसकी मृत्यु के बाद इसकी आधी जायदाद का हिस्सा इसके दामाद लोरेंजो और इसकी बेटी जैसिका को मिल जाए। ये ऐसा ही करेगा, वरना जो क्षमा दी गई है वो वापस ले ली जाएगी। शायद, क्या तुम इससे राजी हो? दस्तावेज तैयार करो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दी जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप दस्तावेज मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो और दस्तखत अवश्य कर देना। और जरा 2 मिनट, मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आज रात अपने घर दावत पर आमंत्रित करता हूँ। जी धन्यवाद, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग नहीं आ सकेंगे, क्योंकि हमें आज रात ही पादुआ के लिए रवाना होना है और वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है। क्या करें, खेद है कि आप दोनों के पास तनिक भी अवकाश नहीं। एंटोनियो, माय लॉर्ड, एंटोनियो, तुम इन्हें कोई बहुत अच्छा सा पुरस्कार देना, क्योंकि तुम इनके बहुत कर्जदार हो। यस माय लॉर्ड। गुड, अच्छा, तो मैं विदा लेता हूं। तो बिल्कुल फंस गया। हेलो सर। हेलो। सर, आपकी बुद्धिमत्ता से हम इस संकट से निकल सके, इसलिए हम ये चालक को दिए जाने वाले 3000 टिकट आपको देना चाहते हैं। जी धन्यवाद। सर, और हम सदा सर्वदा के लिए मित्रता और सेवा के क्षेत्र में आपके ऋणी बने रहेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो पूर्ण तृप्त हो जाता है उसे पूरा इनाम भी मिल जाता है, और तुम्हें बचाकर मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। यस। फीस के तौर पर ना सही, हमारी यादगार के तौर पर कुछ तो लेते जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ अस्वीकार न कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। आप भी खूबी जोर देते हैं, खैर मानना ही पड़ेगा। जी आपसे भी ये दस्ताने लेना चाहूंगा, आपकी याद में इन्हें पहना करूंगा। हाँ बिल्कुल। और आप जी। आपसे मुझे ये अंगूठी चाहिए। ये अंगूठी सर, इसे
देना तो आपकी तौहीन करना है। हाँ, मुझे तो बस यही चाहिए। सर मैं ऐलान कराकर गणेश की बहुत कीमती चीज आपके लिए तलाश कराता हूँ। आप भी खूब ही देते हैं। एक तो पहले मुझसे याचना करा ली, अब आप मुझे ही सिखा रहे हैं कि भिखारियों को कैसे जवाब दिया जाता नहीं है। सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये अंगूठी मुझे मेरी पत्नी ने दी थी, और जब उसने मुझे दी थी तो मुझसे कसम ली थी कि ना मैं इसे बेचूंगा। ये तो आदमियों में ना देने का आम बहाना है। यदि वो पागल ही है तो कोई और बात है। आप मुझे ये अंगूठी दे देंगे तो पूरा मान जाएंगी। हाँ, अच्छी बात है, रखिए, तकलीफ ना उठाइए। अरे सुनिए सुनिए सर, सुनिए तो सुनिए। ओहो बसानियो, अंगूठी दे दो ना। क्या उनका काम और मेरा प्रेम ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी पत्नी की आज्ञा बदल सके? ग्राशन, ये लो, ये अंगूठी ले जाओ और उस वकील को दे देना, और हो सके तो एंटोनियो के घर भी ले आना उसे। ओके जाओ। ओके, अब ठीक है, शुक्रिया। अब चलो हम भी चले। कल शाम हमें बेलमोंट के लिए रवाना होना है। चलो जल्दी। ओ हाँ, चलो चलो। ओ नहीं साहब, अच्छा सुनो, शाला का घर तलाश करो, और हाँ, उससे इस दस्तावेज में दस्तखत जरूर करवा लेना है। जी। हमें आज रात ही रवाना होना है, और अपने पतियों के आने के एक दिन पहले ही पहुंच जाना है। हाँ। लॉरेंजो तो इस दस्तावेज को पाकर बहुत खुश होगा। अरे मैं आऊं सर, एक मिनट। अरे बड़े भाग्य के आप मिल तो गए। हमारे बेसानियों ने काफी सोचने के बाद अपना इरादा बदल दिया। हाँ। ये अंगूठी उन्होंने आपके लिए दी है, और साथ ही उन्होंने आपको अंटोनियो के घर दावत पर आमंत्रित किया है। जी धन्यवाद, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम नहीं आ सकेंगे। और हाँ, तनिक इस नौजवान को शाला का घर दिखाइए। जी जरूर। ओके। मैं भी देखती हूँ कि मैं भी अपने पति से अंगूठी ले सकूं, जिसे देते समय मैंने प्रतिज्ञा करा ली थी ना कि वे सदैव अपने पास रखेंगे। ले लो, जरूर मिलेगी। उन्होंने तो पुरुषों को अंगूठी दी है, लेकिन हम तो कसम खाकर विरोध करेंगे। नहीं, अपने स्त्री को दी है। जल्दी करो, और तुम्हें पता है ना मैं कहाँ प्रतीक्षा करूंगा? जी सर। चलिए। आइए। मेरे बाएं हाथ की बात है। कैसी चांदनी बिखरी हुई है। ऐसी ही सुंदर रात को धनी यहूदी की पुत्री जेसिका अपने पिता के घर से भागी थी। ऐसी ही मधुर रात्रि में नौजवान लॉरेंजो ने जेसिका से अपना पवित्र प्रेम प्रकट किया था, और अपने झूठे वादों से उसका हृदय जीत लिया था। अगर कोई आता ना होता तो मैं तुम्हें लेकर सारी रात यहाँ बिताती। रात के सन्नाटे में इतनी तेजी से कौन आ रहा है? तुम्हारा एक दोस्त। दोस्त? कौन दोस्त? अपना नाम बताओ। मेरा नाम स्टेफेनो है। मैं ये संवाद लाया हूँ कि मेरी मालकिन सुबह होने से पहले यहाँ बेलमोंट में आप पहुँचेगी, और उनकी शादी ताकि सुखी हो, इसीलिए पवित्र क्रॉस को गवाह रखकर गिरजा में प्रार्थना करके दिन गुजार रही है। क्या मेरे लॉर्ड बसानियो लौट आए हैं? नहीं, वे नहीं आए, ना ही उनका कोई खबर है। जैसा चलो भीतर चले और सीनियरा पोर्शिया के धमाकेदार
निश्चित हो मैंने। मैं सुबह परेशान हूँ, सुबह तक यहाँ आ पहुँचेंगे। क्या जैसिका, चलो खुद भीतर चले और चलकर वहीं उनकी प्रतीक्षा करें। बात ही क्या है, हम भीतर ही क्यों जाएं? स्टेफेनो, तुम घर के सेवकों को सूचना दे दो कि सिग्नोरा पोर्शिया शीघ्र आ रही हैं। सब तैयार हो जाएं। जी सिग्नोर। क्या हुआ जैसिका? मैं जब भी ये मधुर संगीत सुनती हूँ तब मुझ में एक उदासी सी छा जाती है। इसका कारण है कि तुम उसमें तल्लीन हो जाती हो। जंगली और हिंसक पशु भी संगीत से प्रभावित हो जाते हैं। संगीत में ऐसी ही शक्ति है। इसीलिए लैटिन भाषा के कवि ओविड ने कल्पना की थी कि ऑर्फियस अपने संगीत से न केवल हिंसक पशुओं को काबू में कर लेते थे, वरन उसका प्रभाव वृक्षों और चट्टानों पर भी पड़ता था। झरने मानो उनके वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का अनुसरण करते हुए बहते थे। कैसा भी क्रूर कर्कश शक्ति क्यों ना हो, संगीत सदैव हृदय को कोमल बना देता है। जो स्वयं न गा सकता है न संगीत से प्रभावित होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो विश्वासघात, धोखा, लूट जैसे विभत्स कर्म भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनो, संगीत सुनो। नरीसा जी। नरीसा जी, वो प्रकाश मेरे भवन की मुखी प्रकोष्ठ से आ रहा है ना? हाँ, देखती हो छोटी मोमबत्ती भी कितनी दूर तक अपनी किरण फेंकती है। जानती हो नरीसा, इस कुटिल संसार में अच्छा कार्य इसी प्रकार प्रकाशित होता है। ये कौन आ रहा है? यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो ये तो अवश्य पोर्शिया का है। आपका स्वागत है। आइए, अपने घर पधारिए। लोरेंज़ो, हम अपने पति नरीसा जी, लोरेंज़ो, हाँ, हम अपने पतियों के कुशल मंगल की प्रार्थनाएं करती घूम रही थी। उसके फलस्वरूप बेटे यहाँ सकुशल पहुँच गए होंगे ना? सिग्नोरा, अभी तक तो नहीं। क्या? हाँ, किंतु कुछ समय पहले एक संदेश वाहक आया था जिसने सूचना दिया है कि वो शीघ्र आने वाले हैं। हाँ, लगता है आपके पति निकट है। हाँ, मैं आवाज सुन रहा हूँ। अंदर तक कोई बात कहने वाले नहीं है, आप चिंता ना करें। प्रिय बच्चानियों, आपका आपके घर में स्वागत है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ पोर्शिया। मेरे मित्र का स्वागत नहीं करोगी? एंटोनियो, यही है एंटोनियो। एंटोनियो, और इन्हीं से है मेरा इतना गहरा स्नेह। इनसे तो आपको सदैव स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है इनका आप पर अगाध स्नेह है और आप ही कारण तो इतने कर्जदार रहे हैं। जैसे भी रहे हो, अब मैं सबसे मुक्त हो चुका हूँ। आपका स्वागत है सिग्नोरे। थैंक यू।
मेलिसा, मेरी प्यारी मेलिसा, मेलिसा। अंगूठी? देखो, इस प्रकाशमान चंद्र की सौगंध है, मुझे व्यर्थ ही दोष दोगी। मैंने तुम्हारी अंगूठी एक वकील के क्लर्क को दी है और किसी को नहीं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंने जिसे भी वो अंगूठी दी वो मर ही जाए, क्योंकि तुम्हारे विषय में तो कोई थोड़ी नहीं। छोड़ो तो कहने दो। क्या हुआ? शादी के बाद इतनी जल्दी लड़ाई शुरू कर दी। आखिर बात क्या है? मेरा तो उस मामूली सोने की अंगूठी के पीछे हो रहा है जो इसने मुझे दी थी। जब मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी, वादा किया था ना कि तुम मृत्यु तक उसे अपने साथ रखोगे, उसे अपने साथ ही कब्र में ले जाओगे। अरे मेरे लिए ना सही, अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए सही तुमने से निभाया तो होता। एक वकील के क्लर्क को दे दी। अरे मैं अपने हाथ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने अंगूठी एक नौजवान को दी है। वो बहुत बकबक करता था, अंगूठी के सिवा कुछ लेने को तैयार ही नहीं था। देखिए ग्राशियानो, आपने अपनी पत्नी को उपहार किसी दूसरे को देकर भारी अपराध किया है। हाँ, जी, उसने आपको अंगूठी दी थी और आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप सदैव उसे अपने पास रखेंगे। मैंने भी अपने पति को अंगूठी दी थी और उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि उसे सदैव अपने पास रखेंगे। सच ग्राशियानो, अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो मैं पागल हो गई होती। जी करता है अपना दाया हाथ काट डालूं और उसे विश्वास दिलाऊं कि अपनी अंगूठी की रक्षा करते समय कट गया। सिन्योर बसानियो ने भी अपनी अंगूठी एक वकील को दे दी। क्या? ये ये बच्चानियों, आपने कौन सी अंगूठी उस वकील को दी है? वो तो नहीं दी होगी ना जो मैंने आपको दी थी। अगर झूठ बोलने से अपराध छिप जाता तो मैं बोल भी देता, लेकिन क्या करूं, उंगली तो खाली है। प्रिय बच्चानियों, आपकी उंगली जैसे बिना अंगूठी के है, वैसे ही आपका झूठा हृदय भी सत्य से शून्य है। मैं तो तब तक आपकी पत्नी नहीं होंगी जब तक अंगूठी नहीं देख लेती। हाँ, मैं भी तुम्हारी पत्नी तब तक नहीं बनूंगी जब तक तुम मुझे अंगूठी नहीं दिखाओगे। ग्राशियानो, पोर्शिया, यदि तुम जानती कि मैंने अंगूठी किसके लिए दी है, यदि तुम ये जानती कि मैंने उसे क्यों दी है, तो शायद तुम मुझ पर इतना क्रुद्ध नहीं होती। अच्छा, हाँ। मैं भी नेरिसा की भांति यही सोचती हूँ कि आपने वो अंगूठी किसी स्त्री को दी होगी। नहीं, नहीं, मैं अपने आत्मसम्मान की शपथ खाता हूँ। मैंने स्त्री को नहीं, मैंने वकील को दी है अंगूठी। उस वकील को मेरे घर से दूर ही रखिए। जिस रत्न को मैं इतना चाहती थी वो उसे ही लेकर चला गया। अच्छी बात है, मैं भी आपकी तरह उदार हो जाऊंगी और वो जो मांगेगा ना उसे वही दे दूंगी। और वो समोसा सब कुछ। और हाँ, मैं भी इसके साथ जाकर सो जाऊंगी। अभी तो मैं राय देती हूँ, मेरी अच्छे से निगरानी रखना। ये सब झगड़े मुझे भाग्य के कारण ही है। नहीं सीनियोरे, आप कहना करें, कुछ भी हो, आपका तो स्वागत है। सिन्योरा, जी? एक बार मैंने अपना जीवन इसके सुख के लिए दांव पर रखा था। बसानियों ने जिसे अपनी अंगूठी दी है, उसी वकील ने सफलता से मेरी जान की रक्षा की है। बसानियों के लिए मैं अपनी आत्मा की जमानत देता हूँ। यदि अब बसानियों अपनी बात नहीं रखेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, तो आप इसके जामीन हुए। ये लीजिए और ये अंगूठी इन्हें दे दीजिए और कह दीजिए कि इसकी ठीक से हिफाजत करें। ये तो वही अंगूठी है जो मैंने उस वकील को दी थी। हाँ। प्रिय बच्चानियों, क्षमा करिएगा, मैंने ये अंगूठी उसी वकील से ली है। और हाँ, इस अंगूठी के बदले मैंने उस वकील के साथ हम बिस्तरी भी की। सीनियर ग्राशियानो, मैंने भी ये अंगूठी उस वकील के उस क्लर्क से पाई है जो बकबक करता था। बदले में मुझे भी उसके साथ सोना पड़ा। मेरे दोस्त, क्या हो रहा है? क्या हुआ? नेरिसा, इन्हें क्या हुआ है? हाँ, ये पत्र है, फुर्सत में पढ़िएगा। इसमें लिखा है, वेनिस की अदालत में वकील बनी थी पोर्शिया। जी हाँ, और क्लर्क बनी थी नेरिसा। क्या? हाँ, लोरेंजो यही है और गवाह है कि आप लोग के जाते मैं भी यहाँ से चली गई थी और अभी लौटी हूँ। एंटोनियो, ये पत्र लीजिए और
चलेगा कि आपके अचानक ही बहुत माल से लदे 3 जहाज बंदरगाह आ गए हैं। क्या? जी, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि ये पत्र मुझे कैसे मिला। ओह गॉड, मैं तो वैसे ही हैरान हूँ। क्या तुम वकील बनी थी? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम क्लर्क बनी थी। ओह सेन्योरा, आपने मुझे जीवन ही नहीं दिया, वरन जीविका भी दी है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि मेरे सारे जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गए। लॉरेंजो, तुम्हारे लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी खबर है। नेरिसा जी, ये लो, तुम भी आओ जसिका, तुम दोनों लो। ये शार्लॉक की विरासत का दस्तावेज है। इसमें लिखा है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति लॉरेंजो की हो जाएगी। ओह सुंदर देवियों, तुम तो देवताओं का वरदान हो। धन्यवाद लॉरेंजो। शुक्रिया। अरे, ये देखिए, सुबह हो गई है। लेकिन इतनी घटनाएं घटी है कि इनसे निपटना क्या इतना सहज है? चलिए अंदर चलते हैं और वहाँ मुझसे जितने चाहे उतने सवाल कर लीजिएगा। जरूर। मैं सबका ठीक-ठीक जवाब दूंगी। हाँ, चलिए चलिए, यही ठीक है। और मैं तो वैसे भी जब तक जिंदा रहूंगा ना, मुझे तब तक किसी भी चीज का इतना डर नहीं लगेगा जितना नरीसा की अंगूठी खो जाने का। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति वेनिस का सौदागर। इस प्रस्तुति में हिस्सेदार सभी कलाकार किरदार आपसे मुखातिब हों। मंच और नेपथ्य, इन तमाम पहलुओं को, तमाम स्थानों को साधने वाले हमारे अनेक ऐसे कलाकार हैं जो इस प्रस्तुति का हिस्सेदार बने हैं। हम बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक और वरिष्ठ रंगकर्मी श्री आलोक चटर्जी को। कृपया पधारें और इस प्रस्तुति के तमाम महत्वों से आपको वाकिफ करना है। श्री आलोक चटर्जी। 5-6 मिनट और चाहूँगा। दरअसल परिचय देने से सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये बहुत विद्यार्थियों के लिए और विद्यालय के लिए विशिष्ट प्रस्तुति थी, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्शन है और आप इसके टेक्निकल चीज़ें, बैक स्टेज वर्क, प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम सबको देख सकते हैं कि
शेक्सपियर को पढ़ाना अलग बात है, शेक्सपियर को पढ़ना अलग बात है, लेकिन मिडिवल पीरियड में, ग्लोब थिएटर के पीरियड में जाके उसको रिक्रिएट करना फिर से, वो कोई नाट्य प्रशिक्षण संस्थान का ही दायित्व बनता है। और हमने एक छोटा सा विनम्र प्रयास किया है कि शेक्सपियर को बिना कोई प्रयोग के शेक्सपियर की तरह ही आधुनिक व्याख्या के साथ आज के 2019 के दर्शकों के सामने हम रख सकें। और हमारे समस्त विद्यार्थी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने प्रस्तुति के निदेशक के साथ इतना मेहनत करके, और जो बैक स्टेज है उन लोगों ने, क्योंकि चीज़ें जो सामने दिखती हैं उससे ज़्यादा उसके पीछे होती हैं। पर्दे के सामने जो दिखाई देता है उसके पीछे बहुत लोगों का एक सामूहिक प्रयास होता है, चाहे वो साथ में अनारजन हो, चाहे साथ में टेबल और शिफ्टिंग हो। आप शिफ्टिंग देख सकते थे, कितनी सीन्स की शिफ्टिंग थी एक 2 घंटे 10 मिनट के नाटक में, जिसमें अंतराल भी था। हम ईश्वर के और मंच देवता के बड़े आभारी हैं कि अंततः बारिश का आगमन आज भोपाल में हो गया। मानसून आप सभी को मुबारक हो। अब नव जल है, नव अन्न है, नव सृजन है, नव रंग पीढ़ी आपके सामने है आशीर्वाद के लिए। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे नाट्य विद्यालय की इस विशिष्ट नाट्य प्रस्तुति के लिए जो नाट्य निर्देशन करने आए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर डायरेक्टर बापी साहब, बापी बोस जी, चूंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता इसलिए वो पूरी प्रस्तुति के दौरान तो खड़े होकर देखते रहे, पर प्रस्तुति समाप्त होते होते उनका एक शरीर में कई दुर्भाग्य से रोग हैं, तो उनके कारण उनको कई बार दर्शक के सामने नहीं आते, मंच पर नहीं आते। कोशिश करेंगे कि कल जो मंचन होगा उसमें भी अवश्य आपके सामने आएंगे। मैं बहुत ही आदर से, सम्मान से हमारे मध्य प्रदेश के ही एक बहुत ही युवा प्रखर निर्देशक और रीवा मंडप आर्ट के संचालक और इस प्रस्तुति के सह निर्देशक आदरणीय मनोज मिश्रा को सादर मंच पर बुलाना चाहूंगा। मनोज मिश्रा जी। मैं प्रस्तुति के प्रकाश आकल्पक हमारे भोपाल के श्री कमल जैन साहब को बुलाना चाहूंगा। और ये जो सुंदर सुंदर वेशभूषाएं थी जो हमारे विद्यार्थी पहने हुए थे, ये भी जीवन में उस तरह की वेशभूषा पहली बार हैंडल कर रहे थे, क्योंकि ये रोजाना जिंदगी के पहनने की चीजें तो है नहीं, तो उसको कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर में हैंडल करना, कैरी करना। दरअसल रॉयल शेक्सपियर थिएटर कंपनी में 1 साल का कोर्स होता है, हाउ टू हैंडल शेक्सपियर कॉस्ट्यूम्स। 1 साल का इसी का कोर्स है। हमारे यहाँ अभी कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की बाधाएं, दुविधाएं हैं। हम अपनी सीमा में जितना कर सकते हैं। इस अद्भुत प्रस्तुति की अद्भुत कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़ी आदरणीय कृति वी वर्मा को मैं मंच पर सादर बुलाना चाहूंगा। दिल्ली से आई हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की प्रस्तुतियों में नियमित रूप से कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने भी इन्हें 5 वर्कशॉप्स में लगातार कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की वर्कशॉप की डिजाइनर के रूप में भेजा है। तो देश की नई पीढ़ी जो आई है वो हर विभाग में आई है, ना कॉस्ट्यूम में, ना सिर्फ लाइटिंग में, ना सिर्फ डायरेक्शन में, एक्टिंग में। वो नए लोग ही तो संवाहक हैं। पुराना तो बासी हो जाता है, बासी पत्ता, बासी फूल किसी काम का नहीं होता। तो हम लोग अब शायद उस तरह के हो गए हैं, लेकिन कुछ कर पाए हैं। ये नई रंग पीढ़ी बरसों तक दर्शकों का मनोरंजन करती रहेगी। ये रंग पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो इसमें रहे हैं। इस प्रस्तुति के जो संगीत निर्देशक थे आदरणीय प्रोफेसर गौतम घोष शांति निकेतन से आए थे। 72 साल के हैं वो। 4 दिनों में वो अपना काम कंप्लीट करके रिकॉर्डिंग करवा के चले गए थे। वो अली अकबर खान साहब से उन्होंने सरोज सीखा है और सलील चौधरी के साथ 17 साल संगीत निर्देशन फिल्मों में दिया है। और उन्होंने खुद एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पियानिस्ट हैं गौतम घोष साहब। कलकत्ता में हमारा रंग सलाम उन्हें पहुंचे, घोष साहब के।
इसकी जो रिकॉर्डिंग की पूरी साउंड रिकॉर्डिंग थी वो अलग तरीके से थी। तो साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए अवनी चक्रवर्ती दिल्ली से आए थे, वो भी गौतम दादा के साथ अपने काम करके चले गए। ये लोग 4-5 दिन में आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, ज़्यादा रायता नहीं फैलाते हैं कि मुझे 2 महीने चाहिए, मैं सोचूंगा, कंसीव करूंगा। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और हमारे विद्यार्थियों को उनसे बहुत सीखने का मौका मिला है। और हमारे भोपाल के एक अच्छे युवा संगीत निर्देशक हैं, उन्हें भी अवसर मिला है कि रिकॉर्डिंग में जो लेटेस्ट डिजिटल डॉल्बी रिकॉर्डिंग है स्टूडियो में, वो कैसे करते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय उमेश तरकसवाल साहब को। ये जो सुंदर सुंदर डांस कंपोजिशन आपने इसमें देखे थे, ये हीरो हीरोइन का तो खेल था ही, लेकिन दरअसल इस खेल को नचाने वाले जो थे हमारे भोपाल के कोरियोग्राफर और रंगश्री वैले के पूर्व कलाकार और अब स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षक और टीचर और कलाकार हमारे आदरणीय योगेंद्र सिंह जी। योगेंद्र सिंह जी कहाँ हैं? मंच पर आइए। आपके असिस्टेंट मोंटी थे, उन्हें भी बुलाना चाहूंगा। मोंटी, अच्छा दर्शकों के सामने एक मोमेंट दोनों करके बता दो ताकि विश्वास हो कि उतने रोमांटिक मोमेंट इन्हीं लोगों ने किए। करके बता दीजिए जरा। 1 मतलब अप्रूव्ड हो गया कि सच में इन्हीं लोगों ने किया था, क्योंकि देख के लगता है कि पता नहीं क्या इन्हीं लोगों ने किया होगा। बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बापीदा उमेश जी के काम से और योगेंद्र जी के काम से मंत्रमुग्ध हैं। उन्होंने कहा मैं दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, जहां लंदन, जहां भी प्रोडक्शन करने जाऊंगा, मैं भविष्य में इनको याद रखूंगा, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। क्योंकि बापीदा हिंदुस्तान के उन थिएटर डायरेक्टर्स में से हैं जो सिडनी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग नीडा में पिछले 20 सालों से मानद अध्यापक के रूप में पढ़ाने के लिए बुलाए जाते हैं। और उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आने से पहले शांति निकेतन से एमए का कोर्स किया था। तो पूरी तरह से जमे हुए, रमे हुए हैं और ना कहीं से आना था और ना कहीं जाना है। रंगमंची जीवन है, अपने मिजाज के आदमी हैं, कलाकार हैं। और भी कोई लोग रह गए होंगे हमारे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कल जब हम दूसरी प्रस्तुति करेंगे, हाँ साउंड ऑपरेटर साहब हेलो, कौन थे? रोहित हेलो। और हमारे जो नरेंद्र राजपूत मेकअप करते हैं, नरेंद्र सिंह राजपूत जी कहाँ गए? हाँ, आज इनकी पीठ में बड़ी दर्द है, ये दरवाजे से झांक के प्रस्तुति देख रहे थे, मैंने कहा अंदर बैठ गए थे। तो कौन मैडम? हाँ, हेयर स्टाइलिस्ट, अपना नाम बताएंगे। और इससे बहुत सारे और लोग जुड़े हैं। कल जब प्रस्तुति हम समाप्त करेंगे तो उन सबको हम मंच पे बुला के सम्मानित भी करेंगे और कुछ अतिथिगण भी होंगे, उनकी भी आशा अपेक्षाएं रहेंगी। आप लोग आए, अपने मित्रों को, परिचितों को कृपया बतलाएं कि कल दोबारा आए, क्योंकि इतनी अच्छी प्रस्तुति है तो पूरा हॉल ऊपर तक भरा रहे और स्टैंडिंग ओवेशन मिले, तब विद्यार्थियों को लगेगा कि मजा आया। क्योंकि आज तो मानसून था तो कुछ लोग पकौड़े चाय के चक्कर में रुक गए होंगे, तो कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं चाहता हूँ विद्यार्थी एक बार अपना परिचय दे दें और इसके साथ हम समाप्त करेंगे। आपके दिए गए समय मैंने कहा था 7 मिनट, पर दरअसल ले लीजिए 17 मिनट। तो आपको मालूम है अभिनेता का अपने बोलने पर नियंत्रण कम होता है, इसलिए उसे डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। थैंक यू। दुर्गेश चंडीगढ़ से, अखंड शर्मा औरैया उत्तर प्रदेश, विकास सोनी सतना मध्य प्रदेश, शांतनु पांडे छतरपुर मध्य प्रदेश, गए बेटा आज, चलो रुबना जी, नरेंद्र जी, विकास सिंह ग्वालियर मध्य प्रदेश, शिवा कुंदेर सीधी से,
रोहित झारखंड से। शिवानी वर्मा बाराबंकी उत्तर प्रदेश। एकता परिहार सतना मध्य प्रदेश। पूजा मिश्रा सतना से। अनीता पिटालू पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। आराधना परस्ते डिंडौरी मध्य प्रदेश। प्रेक्षा मेहता इंदौर मध्य प्रदेश। प्रियदर्शनी पूजा मधुबनी बिहार से। आरती सीरी से। राजा सुब्रमण्यम चंडीगढ़ से। अंशुल दुबे नरसिंहपुर। उत्तम कुमार बिहार से। सुनील कुमार शर्मा बिहार से। राजीव रंजन झा बिहार। सोनू शाह भोपाल से। गौरव दिल्ली से। सौरभ शर्मा छत्तीसगढ़। हरिनारायण चढ़ा सागर मध्य प्रदेश। पूरे नेपथ्य कार्य को पिछले 10 दिन से पीछे से फर्नीचर से लेकर सारा शो के पीछे संभालने वाला इसी बैच का अक्षय सिंह ठाकुर जबलपुर।